अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जॉन डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटॉमिक थियरी के बारे में जान लिया है, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में जान लिया है, और रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के बारे में जान लिया है। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम एक स्फेयर हुआ करता था, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा नहीं, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं। और उन्होंने अपना एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया कि एक पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। फिर जे थॉमसन के इस मॉडल को अक्सर कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उससे ये बात तो प्रूफ हुआ कि एटम सॉलिड तो नहीं है, बल्कि कैसा है, एम्प्टी। उसमें बहुत सारा पार्ट कैसा है, एम्प्टी है, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे थे उसको। गोल्ड फॉइल के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल पोर्शन था, इसलिए गोल्ड फॉइल यूज़ किया गया। अब हम डिस्कशन करेंगे कि, और फिर मैंने आपको बताया कि एक और उसी टाइम पे जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बात हो रही थी, तो ये बोला गया था, रदरफोर्ड के द्वारा ये बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कूलम्बिक फोर्स को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो न्यूक्लियस के पास आता है और ना ही न्यूक्लियस से दूर जाता है, बल्कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। लेकिन वो कौन से सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, ये बात इन्होंने नहीं बताई। एक प्रॉब्लम तब क्रिएट हो गई जब मैक्सवेल्स की थियरी सामने आई। मैक्सवेल्स की रेडिएशन थियरी ये कहती है कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूव करेगा तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन, जो भी कोई चार्ज पार्टिकल रैंडमली मूव करेगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज करते समय उन्होंने बताया था एनर्जी का जो रेडिएशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा। तो आगे हमें कुछ भी पढ़ने से पहले इससे पता चल गया कि भैया जे थॉमसन, जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, वो पूरी तरह से फेल हुआ। उसके ड्रॉबैक क्या थे कि वो एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन का नहीं बता पाए, जिसकी वजह से उनकी ये थियरी फेल हुई। अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि आगे वाली थियरी पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में डिटेल में जानना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे तब तक हम आगे कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसी को सिंपली, अगर हो सकता है आप लोगों में से कोई रेडिएशन भी बोल सकता है, या सिंपली आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। तो आप चाहे रेडिएशन बोलो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलो, ये आपके ऊपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW या EMR, आपकी मर्जी, आप दोनों में से जो बोलना चाहे बोलो। ये आपका आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में कुछ भी शुरुआत करें, कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ पुराने ज़माने के। बहुत साल पहले की बात है ये। अगर आप में से किसी ने महाकवि कालिदास का नाम सुना है? कौन थे? एक कवि थे। महाकवि कालिदास ने एक बुक लिखी थी बहुत पहले, एक मज़ेदार लव स्टोरी थी जिसका नाम था मेघदूत। मेघदूत एक बुक है जिस बुक में मेघदूत की तरह काम करता है, इसलिए उसका नाम मेघदूत है, उस बुक का नाम। मेघदूत में क्या होता है कि एक प्रेमी होता है, वो अपनी प्रेमिका को एक लेटर लिखता है। लेटर मेघ के, यानी कि बादल के रास्ते प्रेमिका के पास जाता है, वो अपना रिप्लाई लिखती है, बाद में फिर प्रेमी के पास आता है। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, अरे यार तुम्हें क्या बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। बादल किसी का लेटर एक जगह से दूसरी जगह से पहले जगह पे लेके आए, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आज हम वही काम कर रहे हैं। आज आप मोबाइल फ़ोन में किसी को मैसेज लिखते हो और जैसे इंटर बटन दबाते हो वो उसके पास पहुंच जाता है।
वो जो मैसेज है वो कौन से रास्ते से जा रहा है? बादलों के होते हुए जा रहा है। तो मेघ ही तो है जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके पास तक चीज़ें पहुँच रही हैं। ज़रा सोचो ये कैसे हो रहा होगा। यहाँ से एक इमीटर इमिट हो रहा होगा, वहाँ से आपके पास एक कान है जो रिसीवर बोलते हैं, उसको रिसीव कर रहा होगा, और धीरे धीरे हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। सिंपली यही तो हो रहा होगा, इसके अलावा क्या होता होगा? मोबाइल फ़ोन काम कैसे करता है? मोबाइल फ़ोन में एक इमीटर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करता है, और एक दूसरे मोबाइल फ़ोन में एक रिसीवर होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिसीव करता है, और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इन सबको जानने के लिए आपको, आप जाने अनजाने में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से चारों तरफ से घिरे हुए हो। वो अलग बात है कि आप इसे समझ नहीं पाते हो। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, हर जगह आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कांटेक्ट में हो, बट आप उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझ नहीं पा रहे हो। इवन कि अभी भी इस टाइम पे भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से चारों तरफ से घिरे हुए हो। मैंने यहाँ से टॉर्च जलाया, वो टॉर्च यहाँ से लेकर आपके पास तक गया। जब टॉर्च एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको लेके कोई जा रहा होगा, कोई तो होगा जो उसको लेके जा रहा होगा। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए कोई तो कैरियर होगा ना जिसको लेके जा रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप चला गया, कोई तो है जो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुँचा रहा है। इसी एनर्जी कैरियर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेसिकली एक एनर्जी कैरियर है जो एनर्जी को एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। वो पोस्टमैन का काम करता है, एनर्जी को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह तक पहुंचाना, यही उसका काम है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ बेसिक बातें जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ एन एनर्जी कैरियर। ये क्या है? एनर्जी को कैरी करने वाला, एनर्जी कैरियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एनर्जी कैरियर। दूसरा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है तो उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। सोचो, सनलाइट सन से निकलता है और यहाँ तक आता है, क्या उसे चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं। लेकिन साउंड, क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी ना? एक ग्लास है, उस ग्लास कांच के अंदर आपको पैक कर दिया जाए और आप जितना मन के तेज़ी से चिल्लाओ, क्या सामने वाले को सुनाई देगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा। तो साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ या ना? तो क्या साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? नहीं। लाइट को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? हाँ। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेट करने के लिए इसे किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। थर्ड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बेटा चला दो, छोड़ दो एक जगह से। अभी मैंने आप लोगों को इसके पहले जो डिस्कवरी कराई थी, मैंने उसमें बोला था जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो वो क्या हो रहा था कि जो प्लेट होता था, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस इलेक्ट्रोप्लेट से अट्रैक्ट होते थे या रिपेल होते थे। ऐसा हुआ करता था। सोचो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एक प्लेट लगा दूँ और बीच से टॉर्च जलाऊँ, तो क्या वो टॉर्च किसी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होगा? नहीं हो रहा ना। उससे टॉर्च से निकलने वाली लाइट क्या किसी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होगी? नहीं होगी। क्या मैग्नेट लाइट को उसके पाथ से डिफ्लेक्ट करा सकता है? क्या नहीं करा सकता। सोचो अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। ये जो लाइट आ रही जो हर किसी को मिल रही है, मेरे पास जादुई मैग्नेट होता, मैं लाता और फटाक से अपने टेबल के सामने ऐसे मैग्नेट रख देता, सारी लाइटें उस मैग्नेट से खींच करके मेरे पास आ जाती हैं, बाकी सब अंधेरे में। बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। यानी कि सनलाइट कभी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट नहीं होती। तो सनलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगी? नहीं। लिखेंगे
इट डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? इट डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कभी डेविएट नहीं होता। अब जरा सोचो, अगर ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं डेविएट हो रहा है? और इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ही नहीं हो रहा है, तो इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर क्यों है? कभी सोचा? अभी सोचो। जब इसका ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता, मैंने ये पॉइंट लिखवाया है, तो इसका नाम आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आखिर है क्यों? क्योंकि इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए दूसरे के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। सोचो, अगर आपके पास खुद कोई चीज़ हो, जैसे अभी आप सबके पास चॉकलेट है, इनके पास नहीं है, ख़त्म कर दिया। जिनके पास चॉकलेट है वो दूसरे के चॉकलेट को देख करके अट्रैक्ट होंगे उससे? नहीं, क्योंकि उनके पास खुद है। जिनके पास नहीं है वो भाई साहब कहीं ना कहीं इसका चॉकलेट आज थोड़ा मौका मिलेगा गायब कर देंगे इसे। दिख रहा है? अच्छा, ये बॉक्स दिख रहा है। तो लिखेंगे इट जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड when they propagate। जब ये propagate होता है यानी चलता है, propagation, when they propagate, जब ये चलता है तो उसके अंदर खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है। इट जनरेट इट्स ओन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड when they propagate। नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखना बेटा, मान लो मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? तो क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? और डायरेक्शन आगे की तरफ, क्या एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर हो गए? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। देखो ये कौन से फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन आपके सामने है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अगर मैं इस वाले को ऊपर ऐसे लिखूं, देखना ध्यान से, इसको ऐसे बना दिया, ये आपका कौन सा फील्ड है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इस तरफ जा रहा है ये कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इधर ये है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वी। क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं? आप कहेंगे नहीं दिखा। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है।
एक्सिस के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? 3 एक्सिस होता है ना आपके पास, एक्स वाई एंड जेड। तो ये जो डायरेक्शन आपको ऊपर दिख रहा है, ये अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूँ तो यहाँ पे दिख गया, तो ये आपका बी हो गया, ये हो गया आपका ई और ये हो गया वी। तो इन सब के बीच का एंगल कितने डिग्री का है बेटा? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर सामने दिखाई दे रहे हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट है, नोट करें इसे, उसके बाद आगे लिख लिया या बना लिया? बना लिया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ चार्ज। ये किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज ये कंटेन नहीं करता। अगर आपको कोई भी ऐसा पार्टिकल मिल जाए जिसके पास चार्ज है तो आप समझ जाओगे कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं हो सकता। आइए चलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ। बताइए, एक्सरे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? नहीं है। क्यों? आप लोग कभी मेट्रो में गए हो तो उसमें एक एक्सरे मशीन होती है जो आपके बैग की तलाशी लेती है, देखा है? क्या वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है? अगर आप चुंबक लेके जा रहे हो, मान लो अपने बैग में आपने चुंबक रखा है, तो क्या वो एक्सरे को खींचते हुए आगे बढ़ जाती है क्या? ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं हो रहा है एक्सरे। एक्सरे कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होता। तो इसका मतलब वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। गामा रेडिएशन, जब मैंने गामा रेडिएशन की डिस्कवरी की थी तो मैंने देखा था कि ना तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना ही नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वो सीधे निकल जा रहा है। तो क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं है। तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? हाँ है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यूवी रेज, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? हाँ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कैथोड रेज क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास चार्ज है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती थी, डेविएट होती थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्फा पार्टिकल क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होता था या डेविएट होता था। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। गामा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। कैथोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। एनोड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। लेकिन यूवी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इंफ्रारेड रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इंफ्रारेड का नाम सुना है? कैमरा लगा है यहाँ पे? नहीं लगा। तो जो कैमरे से लाइट निकलती है ना, वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। नाइट विजन गॉगल के लिए काम किया करते हैं। अंधेरे में भी वो कैमरा आपको प्रॉपर देखता है, पूरा पहचानता है। वही है आपके अंधेरे का साथी। आप अंधेरे में क्या कर रहे हो पता चल रहा है उसको। सिनेमा हॉल में चले गए आप, आपको लगा पूरा अंधेरा है, कोई कुछ नहीं देख रहा है, लेकिन वहाँ सब देख रहा है। ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला कौन? CCTV कैमरा। वो रात हो या दिन हो, दोपहर हो शाम हो, हमेशा देखता है। बशर्ते चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वो चल ही नहीं रहा और देख रहा है सबको, वो चलना चाहिए। ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको बता दिया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और बात, जैसे आप साइकिल लेके चल रहे हो, नहीं चलो साइकिल तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मोटरसाइकिल लेके चल रहे हो, है ना? आपके पास जादुई मोटरसाइकिल है, बैटमैन वाला। आप मोटरसाइकिल लेके चल रहे हो, मोटरसाइकिल की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। पहला गियर लगा, दूसरा गियर लगाया, वो 60 किलोमीटर पर आवर पहुँच रही है। तीसरा लगाया 180 किलोमीटर पर आवर पहुँच गई। चौथा गियर लगाया 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही। 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, यानी कि बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। 360 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि 1 मिनट में कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पर मिनट। एक मिनट नहीं हुआ, 6 किलोमीटर सट्टे से पहुंच गई। 10 सेकेंड में पहुंचेगी 1 किलोमीटर। इस स्पीड से आपकी बाइक चल रही है। सोचो उस टाइम रास्ते में जो आएगा वो उठेगा, उठ जाएगा। और इसी टाइम पे चलते चलते रात हो गई। बाइक आपकी 360 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और चलते चलते रात हो गया और आपने अचानक से लाइट जला दी। तो लाइट किस स्पीड से चलती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और आपकी बाइक की स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो क्या लाइट की स्पीड अभी भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, या बाइक की स्पीड और लाइट की स्पीड दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जब आप चलते हो, जैसे आपने यहाँ से मैंने कुछ फेंका ऐसे, अच्छा वो भाला किसने फेंका था? हाँ, नीरज चोपड़ा। नीरज ने भाला फेंका, वो एक जगह खड़े होकर के फेंका उसने, और एक बार दौड़ के फेंका। तो दौड़ के फेंकने से क्या फ़ायदा हुआ उसे फिजिक्स आती है, उससे फिजिक्स आती है। 45 डिग्री के एंगल पे फेंकेगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो दौड़ते हुए फेंकेगा। जब वो दौड़ते हुए फेंक रहा है तो जितनी तेज़ी से फेंकेगा, एक तो वो उसकी वेलोसिटी प्लस जितनी स्पीड से वो दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी भाले का ऐड हो जाएगा दोनों में। यही हुआ ना? तो सोचो जरा, आप जब बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते चलाते अचानक से आपने लाइट जला दी, तो खड़ी हुई बाइक की जो लाइट की स्पीड है और चलती हुई बाइक की लाइट की स्पीड में अंतर होगा या वही रहेगा? अंतर होगा। ऐसा लगता है लाइट की स्पीड में कभी कोई अंतर नहीं आता। यही खास बात है। चाहे बाइक चल रही हो, चाहे बाइक रुकी हुई हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं। ऐसा थोड़ी है कि बाइक चलाते चलाते आप किसी को फ़ोन करोगे, फ़ोन जल्दी लग जाएगा। ऐसा होता है? या आप यहाँ खड़े होकर फ़ोन करोगे तो फ़ोन नहीं लगेगा, लेट में लगेगा? ऐसा तो नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सेम स्पीड से चलेगी, वो कभी भी सोर्स की स्पीड पर डिपेंड नहीं करती। और दूसरी बात, आप चाइना से टॉर्च खरीद के लेके आओ और इंडिया का टॉर्च है, दोनों टॉर्च एक साथ जलाओ, बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ी से होगी? दोनों की स्पीड सेम होगी। ये देशभक्त हैं भाई, इंडिया वाले की स्पीड ज़्यादा तेज होगी। ठीक है, तो अगर आप चाइना से टॉर्च खरीद के लाते हो और इंडिया का जो टॉर्च है, दोनों अगर एक साथ जलाते हो तो उसके लाइट की स्पीड में कोई अंतर, इंटेंसिटी में अंतर आ सकता है, लेकिन उसकी स्पीड में अंतर नहीं आएगा। वो तब भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और अब भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड है, ये ना तो सोर्स पे डिपेंड करता है और ना ही सोर्स की स्पीड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is independent of, the speed of electromagnetic radiation is independent of, speed of electromagnetic radiation is independent of speed of source, speed of source और nature of the source, speed of the source और nature of the source। एक और बात बताना, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिखाई देती है? सोच के बताना। दिखती है? कुछ दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट मे बी विजिबल मे नॉट बी, इट मे बी विजिबल मे नॉट बी। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैं अभी नाम लिखवा देता हूँ, आगे चल के इसके बारे में डिस्कशन में करूँगा। ठीक है, तो देखें, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर, सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ रेडियो वेव। रेडियो जैसे चलता है रेडियो वेव, मोबाइल वेव, इंफ्रारेड रेज या माइक्रोवेव लिख देता हूँ, इंफ्रारेड वेव,
विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो मैंने एक लाइन में अभी लिखा दिया है। आगे चल के मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कराऊंगा। फिर से एक बार बताओ बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी कैरियर है। ये दिखाई भी दे सकती है और नहीं भी, यानी कि कुछ दिखती हैं और कुछ नहीं दिखती हैं। जब ये चलती है तो वो कभी स्पीड ऑफ सोर्स या नेचर ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। ये कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये कभी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट नहीं होती। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। जब ये चलती है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? गुड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात हुई। स्पीड, अगर आपने स्पीड नहीं लिखा तो स्पीड लिख लेना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड। ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैंने आपको छोटी मोटी बातें बताई हैं। इसी को और ज़्यादा डिटेल में समझने से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे। हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, कुछ पॉइंट हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ज़रूरत है जानना। जैसे उसमें सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि आखिर एम्पलीट्यूड क्या होता है। दूसरा वेवलेंथ, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा वेव नंबर। ये 3 पॉइंट है। एम्पलीट्यूड को ए से, वेवलेंथ को लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से और वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एक करके सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड के बारे में। देखना बेटा, वेव क्या होता है? मैं गया यहाँ पे इस दीवार में, मैंने क्या किया, एक कील ठोक करके वहाँ एक रस्सी बांधी और रस्सी लेके आया, ठीक है। थोड़ा सा रस्सी ढीला किया, ऊपर किया, एज इट इज़ नीचे किया, फिर ऐसे लगा दिया। तो आप क्या देखोगे कि एक वेव मस्त एकदम लहरते हुए आगे की तरफ बढ़ रही होगी, है ना। तो ये जो पाथ है ना किसी पार्टिकल का, इसी पाथ को हम वेव बोलते हैं। जब ये वेव लहरते हुए आगे की तरफ बढ़ती होगी तो उसकी कुछ ख़ास बात होगी। जैसे ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं ना, इसे मैक्सिमम हाइट और इसको मैक्सिमम डेप्थ बोलते हैं। इसी मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ को एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है। इसे क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आप मैक्सिमम हाइट एंड मैक्सिमम डेप्थ की बात करोगे। तो ये क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। और ये भी क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। तो कोई भी जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि जितना ऊपर की तरफ कोई वेव जाएगा उतना ही वेव नीचे की तरफ जाएगा। इस बात को ध्यान देना। तो एम्पलीट्यूड हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फिर से बताना, अगर लेंथ, ये लेंथ ही तो है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम,
नैनोमीटर एक्सेट्रा, ये सब इसकी यूनिट है। जो भी आप यूज करना चाहो ये इसकी यूनिट है। दूसरा है वेवलेंथ। जरा देखना, कोई भी दो पॉइंट ले लो, सेम पॉइंट, ध्यान देना, कोई भी दो सेम पॉइंट ले लो। अगर मैंने ये पॉइंट लिया तो बताओ इस पॉइंट में वेव ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? इस पॉइंट से वेव ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे एक ऐसा पॉइंट यहीं पे चाहिए जो जिस पर वेव ऊपर की तरफ जा रहा हो। तो जरा क्या ये पॉइंट ले सकता हूँ? नहीं, इस पॉइंट में वेव की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो मुझे कौन सा पॉइंट लेना पड़ेगा? ये पॉइंट। तो जो दो सेम पॉइंट ले लो, दो सेम पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को क्या बोल दिया? वेवलेंथ। या आप कह सकते हो लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज नोन एज वेवलेंथ। लिखेंगे लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव is called wavelength. Length of one complete wave is known as wavelength. यूनिट बता दो, सेम वही होगा। इसकी यूनिट क्या है बेटा? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर और नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एक्सेट्रा, ये सब इसकी यूनिट है। अब फ्रीक्वेंसी, एक बात बताना जरा, मैं कुछ वर्ड बोलूँ आप लोग बोल पाओगे? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चाँद के चौराहे पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, बोल के दिखाओ। टाइम लग रहा है। इन्होंने थोड़ा जल्दी बोला। अच्छा ठीक है। किस किस की महफिल में किसने किसको किस किया? जिसने जिसको किस किया उसने उसको मिस किया। किस किस के महफिल में किसने किसको किस किया? जिसने जिसको किस किया उसने उसको मिस किया। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ज़रा इन जो भी आपने बोला अभी, जो कुछ भी आपने बोला है, कुछ लोग जल्दी बोल रहे हैं, कुछ लोग को टाइम लग रहा है। सेंटेंस वही है बट कुछ लोग जल्दी बोल रहे हैं और कुछ लोगों को बोलने में टाइम लग रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है? जो लोग जल्दी बोल पा रहे हैं, जो कम टाइम में बोल पा रहे हैं, यानी कि उनके मुंह से निकलने वाले वर्ड पर सेकेंड ज़्यादा हैं, और जो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उनके मुंह से निकलने वाले वर्ड पर सेकेंड कम है। इसी वजह से खड़क सिंह की खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ऐसा भी बोल सकते हो। इसमें टाइम लगा, इसका मतलब मेरे मुंह से निकलने वाले वर्ड पर सेकेंड कम थे। ये जो वर्ड पर सेकेंड मुंह से निकल रहे हैं इसे फ्रीक्वेंसी बोलते हो, और जिसके मुंह से ज़्यादा तेज़ी से वर्ड निकलते हैं उसे वॉइस फ्रीक्वेंसी बोलते हो। कोई बहुत जल्दी जल्दी बोलता है तो कोई बहुत आराम से बोलता है। कुछ लोग इतनी जल्दी बोलते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोला। हमारे सर थे हमारे सर थे मोलैरिटी और मोलैलिटी पढ़ाते थे। कब मोलैरिटी बोलते कब मोलैलिटी बोलते समझ में नहीं आता था। मोलैलिटी और इससे ज़्यादा तकलीफ तो तब होती थी जब वो हिंदी में बोलते थे। हिंदी में बोलते थे मोलैरिटी मोलैरिटी को मोलैरिता बोलते हैं और मोलैलिटी को मोलैलता बोलते हैं। हाँ, मोलैलता एंड मोलैरिता। तो समझ में नहीं आता कब वो मोलैरिता बोलें कब वो मोलैलता बोलें। लिखो सवाल लिखो। मोलैलता इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से बोल देते थे समझ में नहीं आता। तो क्लास में घुसते ही उन सारे बच्चे पहले से कॉपी पेपर लेकर तैयार होते थे, अब सर आने वाले हैं। जैसे क्लास में घुसे बोलना, जैसे दरबार पहला कदम पड़ता था क्वेश्चन बोलना शुरू हो जाते थे। ये हालत था। और अगर किसी बच्चे ने उस टाइम पे कॉपी निकालना शुरू किया तो वो मुर्गा बना रहता था पूरी क्लास भर। इतने स्ट्रिक्ट टीचर थे वो।
हमारे जैसे टीचर थोड़ी मिलेंगे। हमारे टीचर तो कितने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत ख़तरनाक होते थे। 5 मीटर की स्टिक लेते थे और पीट देते थे, और मैं तो बहुत पिटता था। और मेरे साथ तो बहुत दिक्कत होती थी, जिस दिन मैं स्कूल में पिटा उस दिन मुझे घर पे भी पिटना पड़ता था। पापा को तकलीफ़ होती थी, पता नहीं कैसे उन्हें पता चल जाता था कि आज यादव जी का बेटा पिटा है। तो यादव जी आते थे और पीटते थे, बोलते थे यादव जी का बेटा स्कूल में कैसे पीट सकता है। इस वजह से पिट जाता था मैं। जिस दिन मैं स्कूल में पिटा, अगर दो डंडे में स्कूल में पिटा हूँ तो मुझे पक्का विश्वास है कि इसका डबल सोच लो। घर पहुँचते पहुँचते ब्याज बढ़ जाएगा, और घर पहुँचते ही 2 डंडे और, ये हालत होती थी। लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर रहता था। मान लो कभी किसी दिन पापा ने मुझे बुलाया, वैसे नॉर्मल पापा बुलाते नहीं थे। पापा नाम का खौफ जो घर में होता है ना, जिस रूम में पापा बैठे होते हैं उस रूम में जाने से डर लगता है। अच्छा पापा है वहाँ पे, नहीं धीरे से निकल लो, ये हालत थी। पापा के आने से पहले घर में पूरा एकदम माहौल एकदम खुशियों भरा होता था। दीदी अलग बात कर रही, हमारी छोटी बहन वो अलग, छोटा भाई अलग, मम्मी अलग, सब एकदम मस्त, एकदम हा ठहा के चल रहे हैं, बस बातें चल रही। जैसे आवाज़ आई पापा के बाइक की, उसके बाद सब अपने अपने काम में जुट जाते। एक बार तो मैं मैथ की बुक लेकर के बैठ गया पढ़ने। पापा आए, उन्होंने कहा कब से पढ़ रहे हो? मैंने कहा पापा आधे घंटे हो गए। पापा ने बुक ऐसे खींची, ऐसे पलटी और दे दी। अरे बेटा कम से कम सीधा तो पढ़ते। जल्दबाजी में बुक उल्टी पकड़ लिया था। बाप तो बाप ही होता है, वो तो समझ गए होंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब मैं डर गया कि पिटूंगा। अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ ऐसा होता है। जैसे कि अगर पापा ने कभी बुलाया, बेटा इधर आना। जिस दिन मेरे पापा मुझे बुलाते थे, मुकेश हाँ पापा ज़रा इधर आना। अब मैं सोचता था कौन सी वाली गलती की पता चला इनको। इतनी सारी गलतियाँ होती थी, समझ में आता कौन सी वाली गलती के बारे में पता चल गया। पहले सोचना पड़ता था कौन से वाले। पहुँचते ही पापा मेरी कोई गलती नहीं थी। भले कोई गलती की वजह से ना बुलाया, लेकिन पहुँचते ही सबसे पहले यही होता था, पापा मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा? नहीं लड़कियों के साथ नहीं होता, क्योंकि ये तो पापा की परियां होती है ना। लड़कों के साथ होता है। इधर देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हुआ। जैसे मैंने अभी बोलना शुरू किया तो 1 सेकंड में मेरे मुंह से कितना वर्ड निकला, यही फ्रीक्वेंसी है। ये वॉइस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सोचो एक पॉइंट से कितना वेव निकले 1 सेकंड में, यही क्या कहलाएगी? वेव फ्रीक्वेंसी। देखेंगे नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू, number of wave passing through a particular point, passing through a particular point in 1 second. Number of wave passing through a particular point in 1 second called wave frequency, called wave frequency। इसको बेटा फ्रीक्वेंसी को मैंने ये गलत लिख दिया है, इसको ध्यान दें। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं न्यू से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखा जाता है। और ये जो न्यू होता है ये होता है c/λ। न्यू क्या है? c/λ, where c is the speed of, और लैम्डा क्या है? वेव लेंथ। इसकी बेटा जो यूनिट होती है ना, यूनिट वो होती है, एक तो पर सेकेंड आप लिख सकते हो या हर्ट्ज लिख सकते हो। हर्ट्ज जैसे Hz से लिखा जाता है। एक प्यारा सा सवाल पूछ लूँ, पक्का श्योर हो ना? आपने बल्ब देखा है? बल्ब पहले इस सवाल पूछने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज की। इंडिया में अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है। अब सवाल का आंसर देना। आपके घर में जो बल्ब है, जो सूर्या बल्ब लगा है, वो 1 सेकंड में कितनी बार जलता है, कितनी बार बुझता है? आप कहेंगे होता ही नहीं ऐसा, झूठ बोल रहे हो।
सवाल एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो आपके घर में जलने वाला बल्ब, जो भी बल्ब है, जो सूर्या बल्ब आपके घर में लगा हुआ है, वो बल्ब 1 सेकेंड में कितनी बार जलता है और कितनी बार बुझता है? सिंपल सा सवाल है, मैं उम्मीद करूँगा आप इसका आंसर दे पाओगे। 50 टाइम्स, पक्का? आओ चेक कर लेते हैं। मान लो 1 सेकेंड में वेव पास होनी है, ये आपका एक वेव है, ठीक है, ये एक वेव है। इस एक वेव में कितने ऐसे टाइम्स हैं जिस टाइम पे करंट की वैल्यू 0 है? 2 पॉइंट। एक तो यहाँ से शुरू हो गया है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। 2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है, करंट 0 हो रहा है ना। और 50 हर्ट्ज है, यानी कि 1 सेकेंड में कितने वेव पास हो रहा होगा? 50 वेव पास हो रहा होगा। तो एक वेव में अगर एक बार बल्ब जलता है और एक बार बुझता है, यानी कि टोटल कितने बार? 2 बार ऑफ होता है ना। यहाँ पे बल्ब 0 होगा, बुझेगा, और यहाँ पे बल्ब बुझेगा, और यहाँ पे बल्ब जलेगा, और यहाँ पे बल्ब जलेगा। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे बल्ब जलेगा, और ये जो मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे बल्ब बुझ रहा है। तो एक वेव में 2 बार बल्ब जल रहा है और 2 बार बल्ब बुझ रहा है। तो 50 वेव में कितने बार? 100 टाइम्स बल्ब जलेगा और 100 टाइम्स बल्ब बुझेगा। इसीलिए आपके घर में जो बल्ब लगा हुआ है वो 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है। वो अलग बात है कि आपकी आंखें इस काबिल नहीं है कि उसे देख सके कि वो जल रहा है और बुझ रहा है क्या? ऐसा नहीं। जब आप कभी कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको लाइट्स के दिखाई देती हैं, अदरवाइज आपकी आंखें नॉर्मली उसे देख नहीं पाते। क्या बात क्लियर हो गई? तो फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कोई भी वेव 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी वेव पास होती है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्या बात क्लियर हो गई? सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो वेव नंबर, इसको हेडिंग डालेंगे वेव नंबर और लिखेंगे हेडिंग डालिए वेव नंबर। लिखेंगे, ध्यान देना बेटा, वेव नंबर क्या होता है। अगर मैं आपसे कहता, सुनो, अगर मैं आपसे कहता कि एक पर्टिकुलर लेंथ ले लो, एक पर्टिकुलर आपने क्या ले लिया? लेंथ ले लिया। इसमें नंबर ऑफ वेव आपको काउंट करना है। पिछली बार 1 सेकेंड में कितना वेव पास हो रहा था, वो फ्रीक्वेंसी कहलाया था। इस बार 1 यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव हैं, उसे वेव नंबर बोलेंगे। लिखेंगे नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ कॉल्ड वेव नंबर। और उसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/λ। वेव नंबर न्यू बार का फॉर्मूला होता है 1/λ। तो जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे कहा, अभी यहाँ पे सीधे लिखा हुआ सी न्यू इक्वल्स टू c/λ, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यू इक्वल्स टू c इंटू 1/λ। 1/λ की जगह न्यू बार लिख सकता हूँ, तो न्यू इक्वल्स टू c इंटू न्यू बार। इन सबको नोट करेंगे। ये रहा आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर से एक बार बताओ, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एनी वेव नोन एज एम्पलीट्यूड। वेव लेंथ क्या होता है? किसी एक वेव की, कंप्लीट वेव की लेंथ वेव लेंथ कहलाती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव पास हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। वेव नंबर क्या कहलाता है? 1 यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव हैं, वो वेव नंबर कहलाता है। सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड, नोट करें इसे। और उसके बाद अब हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की छोटी मोटी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सबसे पहले जो थियरी दिया गया था वो मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी हेडिंग डालेंगे।